हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर क्रमांक 6 स्टाफिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक माइंड मैप के फॉर्मेट में फटाफट रिवीजन करने जा रहे हैं। यानी आज की इस वीडियो खत्म होते होते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार स्टाफिंग तुम्हें आती हुई है या नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर कॉपी लीजिए और फटाफट से शुरू करते हैं स्टाफिंग का फास्ट ट्रैक रिवीजन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मुझे शुरुआत में स्टाफिंग की डेफिनेशन से ही कर लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये समझाओ कि अगर तुमसे कोई पूछ ले यार स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो तुम क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग? एक मार्क में आ गया स्टाफिंग एक्सप्लेन करो, या कुछ बड़ा आ गया उसमें बोला स्टाफिंग की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो क्या लिखोगे? चलो देखो मैं बता रहा हूं कुछ की टर्म्स, वो लिखना है तुम लोगों को। क्या है? फिलिंग द राइट जॉब, फिलिंग द राइट जॉब, फिलिंग द राइट पर्सन कर लेते, चलो इसको फिलिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जगह पे लगाना, सही व्यक्ति को सही जगह पे लगाना। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द जॉब, डूइंग द जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, ये बहुत है ना बेहतरीन सी डेफिनेशन है स्टाफिंग की। अगर तुम लोगों को लिखनी है ये लिख देना, पूरे बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे। कहीं भी इंपॉर्टेंस फीचर वगैरह पूछ लेना, डेफिनेशन को ऐड ऑन कर देना, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अब ये स्टाफिंग की बात निकली है तो स्टाफिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि स्टाफिंग क्या है, कैसे है। एंड विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि भाई स्टाफिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है, मजेदार है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कलर चेंज करें थोड़ा सा, इसको उधर लेते हैं ना, बेहतर रहेगा। बैक आ जा भाई, थोड़ा सा और बैक आ जा। ओके, थोड़ा सा और इधर लेते हैं, यहाँ लेते हैं स्टाफिंग को, है ना। ओके, कलर कौन सा ले? पीला लेते हैं। थोड़ा सा सरक जा भैया, टेक्नोलॉजी ग्रेट वर्क। ओके, हाँ जी, तो यहां पर लगते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। चलो फटाफट से मुझे स्टाफिंग की जरूरत बताओ। सही व्यक्ति को सही जगह रखने से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे मिल रहे होंगे, कि करके 4-5 बता दो, बहुत है। तो सबसे पहला फायदा क्या हो सकता है यार, कि वेकेंट जॉब फिल हो जाएगी। तो फिलिंग द वेकेंट जॉब, खाली जॉब जो है वो फिल हो जाएगी। वेकेंट जॉब बोल लो या वेकेंट पोजीशन बोल लीजिए, कि जो फिलिंग है वो प्रॉपरली हो जाएगी। और साथ साथ में क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से है तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि राइट कॉम्बिनेशन आएगा, भाई जो जिस नौकरी के लिए बेहतर है वो उस नौकरी पे लग जाएगा। सो राइट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, और बताइए, इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो सकती है। तो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरप्राइज हो गया, कुछ भी तुम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने 3 हो गए ना, 5 तक करते हैं अपन इसको, है ना। और क्या लिखते हैं, एक बेस्ट लिख लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस चीज का? आदमियों का भैया, ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। हम लोग भी तो रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। और आते हैं तुम्हें एक दो और, सोचो एक दो और छोटे छोटे से, क्या हो जाएगा? कंपीट करने में मदद मिलेगा। हाँ, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और भी लिख सकते हो, कितने से? तो 5 हो गए ना, काफी है। ठीक है, चाहो तो एक दो और अपन एड ऑन कर सकते हैं कि कंपीट करने में मदद करेगा, हेल्प्स इन कंपीटिंग। ठीक है, तो ये स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस हो गई कि स्टाफिंग करने से क्या क्या फायदा मिलता है। अच्छा, फायदे की बात कर रहे हैं तो स्टाफिंग के प्रोसेस को भी देख लेते हैं जरा। आता तुम लोगों को प्रोसेस? बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता है। हाँ, 5-6 चीजें होती हैं इसमें। एचआरएम डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक बार बताना शुरू करो स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना वो कैसे काम करता है। हाँ जी, तो यहां लिखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। प्रोसेस में एक चीज अपने को याद रखनी है, सीक्वेंस इज मैंडेटरी, है ना, कहीं लिख दो, सीक्वेंस इज मैंडेटरी, लिखना ही है ये, है ना भाई। कौन सा मैंडेटरी हो गया? MND होता ना, मैंडेटोरी। ठीक है, मतलब बिना सीक्वेंस के करोगे मामला गड़बड़ रहेगा। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टाफिंग की प्रोसेस की शुरुआत किससे होती है? स्टेप नंबर 1 बोलिए, एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर
रिक्वायरमेंट, पहले ये देखना कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता है। इसके अंदर 3 चीजें करनी होती हैं, याद है सबको, बताऊं मैं? वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है दोनों का कंपैरिजन। पहले देखो तीनों बता देता हूं, कितना काम है, कितने लोग हैं, दोनों को कंपेयर करो। अगर लगता है कि और लोगों की जरूरत है तो स्टाफिंग का प्रोसेस नंबर 2 शुरू होता है, जिसको बोलते हैं क्या? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, हाँ जी, रिक्रूटमेंट हो गया, यानी कि लोगों को बुलाना। जब लोग बहुत सारे आ गए तो क्या करना है? सिलेक्शन कर देंगे सर, जिसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, याद है सबको? क्यों बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि रिजेक्शन ज्यादा होते हैं और लोगों की एक्सेप्टेंस कम होती है। 10,000 में से कोई 2, 5, 6 ही हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, इसके अलावा क्या? प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, वेल एंड गुड है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है लोगों को नौकरी पे रखना, उनको जॉब पे प्रैक्टिकली वो काम करना शुरू करने के लिए आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे देना। ओरिएंटेशन मतलब मिलाना, कि भैया तो ये शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी ये है, ठीक है। आ गए, उसके बाद ट्रेनिंग तो कराओ। आता क्या है इन लोगों को? ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, DEVE। अरे भैया ऐसा गलत काय को लिखे है ना, अच्छा लगेगा जब माइंड में बन के आएगा। DEVELOPMENT, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या करें सर? ट्रेनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई। अब अगर तुम्हारे पास HRM डिपार्टमेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो यहाँ खत्म हो गया। और अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो 2-3 और काम है HRM के, वो तुम ही लोग कर लेना। मैं अलग से उसको सफेद कलर में दिखाता हूं, सो दैट अपने को डिफरेंस पता रहे। तो HRM डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बनाना इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब इन शॉर्ट अपने को ये देखना है कि बेसिकली लोग कैसे कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अप्रेजल, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल चार्ट बना दिया तुम लोगों ने। इसका क्या करना है? प्रमोशन के बारे में बात करो, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग कर लीजिए। और उसके बाद आखिरी क्या रह गया? कंपनसेशन, सैलरी बढ़ाना करना। कंपनसेशन इनको कैसे देना है, ठीक है, डायरेक्ट देना है, मॉनेटरी देना है, नॉन मॉनेटरी देना है, वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। समझ में आ गया? तो ये स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस हो गया, जिसमें अपन ने बोला 5 पॉइंट तो सबके ही लगते हैं, बाकी 3 अगर आपके लग रहे हैं, अगर आप लोगों का HRM डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, इस प्रोसेस में ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे आपका चैप्टर पूरी तरीके से लगा हुआ है, तुम्हें पता होगी तीनों, है ना? एक तो सर ये रिक्रूटमेंट है, थोड़ा नीचे लेते हैं इसको जरा, जहां एक तो सर ये रिक्रूटमेंट है, ये काम का है। सिलेक्शन ये काम का है, और प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन ये काम का। ये 3 इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आगे इसी पे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? देखो, तो स्टाफिंग की जो शुरुआत हो रही है वो है लोगों को बुलाने से। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, यहां लिखते हैं इसको RUIT, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर दी जॉब। क्या बोला? इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग, टू अप्लाई फॉर दी जॉब। देखो, मैं राइटिंग में ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो परेशान नहीं होना उस बात को, बाकी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ठीक है। देखो, तो रिक्रूटमेंट कितने प्रकार के होते हैं जरा बताओ मेरे को? कितने? 2 प्रकार के। चलो बहुत अच्छी बात है, कौन कौन से होते हैं नाम बताओ। एक तो हो गया इंटरनल, एक हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को बोल रहे हैं कि यार आ जाओ और है ना जगह फिलअप कर दो तुम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें, कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ, इंटरनल सोर्स के सबसे पहले एडवांटेज, फायदे क्या है? देखो, जब व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आएगा, नौकरी बढ़ेगा, जैसे एक लेवल ऊपर चला गया, प्रोडक्शन से सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया, तो सबसे पहले खर्चा कुछ नहीं है, बस बोलना है उसको, तो इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ेगा, बाकियों को भी लगेगा और ये प्रमोशन हो रहा है, तो मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉय।
मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की यार हमको भी मिल सकता है। और बताओ जरा एक दो और क्या फायदा होगा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का? सर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी प्रमोशन लेने के लिए, तो इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंप्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी। सब बोलेंगे प्रमोशन पाना है तो अच्छे से काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं होगा, लेस स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि पहले से ट्रेंड है भाई, काम कर ही रहा था ना ऑर्गेनाइजेशन में, नया आता तो उसको सब कुछ सिखाना पड़ता, ये तो भाई पहले से काम कर ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलरेडी फैमिलियर है किस चीज से, विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन से व्यक्ति ऑलरेडी फैमिलियर है, तो अपने को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कितने अच्छा है ना, अंदर से लोगों को बुला लो। पर इतना भी अच्छा नहीं होता है, फायदे हैं तो देखो नुकसान तो होंगे। तो डिसएडवांटेज कलर ऐसा ले लेते चलो, हाँ डिसएडवांटेज, हाँ नुकसान बोले। पहला नुकसान, भैया पुराने ही आदमी को लगा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, नो फ्रेश टैलेंट, कोई टैलेंट नहीं है तो नया आइडिया नहीं होगा, नो न्यू आइडियाज। 5-6 लोग ही ऑर्गेनाइजेशन में जिनको हम प्रमोशन दे सकते हैं, तो तुम्हारे पास चॉइस भी क्या है, लिमिटेड चॉइस होगी, जिनमें से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और बताओ क्या हो सकता है, या नई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, वो तो है ही नहीं। तो एक मिनट को, हाँ नॉट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास तो लोग है ही नहीं ना, तो कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जहां पर हम अंदर से ही लोगों को भर रहे हैं कि ठीक है यार तुम लोग हमारे यहाँ काम कर लो। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। एक्सटर्नल मतलब बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, पर उससे पहले इंटरनल के कुछ टाइप्स देख लेते हैं अपन कि ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कैसे करते हैं, यानी कि टाइप्स। तो 2-3 तरीके होते हैं देखो, एक हो गया तुम्हारा ट्रांसफर, बहुत बढ़िया, दूसरा बोलो प्रमोशन, और एक तीसरा और होता है जो बेसिकली लाना नहीं है हटाना है, वो होता है ले ऑफ, यानी कि नौकरी से निकालना। तो 3 तरीके होते हैं जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो सर, आपको कैसे पता लग रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं? अरे यार तुम लोगों से तो हमारा कनेक्ट ना बहुत पुराना बन चुका है, तो तुम्हारी एक एक चीज दिमाग में है कि तुम किस समय क्या सोचते हो, तो मैं बहुत इजीली रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में भी तुमसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये फर्क आ गया है। ठीक है ना, चलो एक्सटर्नल बताओ, चलो फटाफट से। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी बाहर से लोगों को लेके आना, इसके फायदे नुकसान के बारे में बात कर ले। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेज बोलो। एडवांटेजेस, बाहर से अगर लोगों को लेके आते तो क्या हमारे को फायदा होगा, तो ये सारे नुकसान जो है एडवांटेज में आ जाएंगे। क्या, फ्रेश टैलेंट हो गया, फ्रेश टैलेंट हो गया, न्यू आइडियाज हो गए, नए आइडिया आएंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बोलो, और क्या हो सकता है, वाइडर चॉइस है तुम्हारे पास, बहुत कहीं से भी लोगों को ला सकते हो ना, तो ऑप्शंस बहुत सारे, वाइडर चॉइस है तुम लोगों के पास कि हाँ यार कहीं से भी कैसे भी बढ़िया से लोगों को ला सकते हो। और क्वालिफाइड पर्सन चूज करोगे, क्वालिफाइड पर्सन ही चूज करोगे ना तुम, ऐसा तो है नहीं किसी एरे गेरे को उठा के ले आओगे, पुराने तो लोग हैं नहीं, नए लोग हैं, तो अपन एरे गेरे को उठा के नहीं लाएंगे। ठीक है, और जब नया आदमी आता है ना, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आएगा वो, जिससे पुराने आदमी भी चले जाएंगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आएगा, यस आई कैन डू इट वाली। ठीक है, तो फायदे हो गए। चलो नुकसान के बारे में बात करते हैं, अब फायदा है तो नुकसान तो होगा ही। नुकसान देखें, आजा भैया इधर थोड़ा, है ना, डिसएडवांटेजेस, हाँ भैया बोलो। तो इस उसके जो फायदे थे वो इसके नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, वहां मॉरल बढ़ गया था तो रिड्यूसेस मॉरल, रिड्यूसेस मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज परेशान हो जाएंगे, यार हमको ही पूछ लेते, नया आदमी उठा ला, ये तो आदमी ही खराब है, ये तो कंपनी वाले। तो क्या है, तो वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं, काफी लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी देखेंगे।
TY लेंदी प्रोसेस, क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और बोलो, कॉस्टली काफी होता है, लाना, उसको सिलेक्ट करना और फलाना ढिमका बहुत सारा प्रोसेस है। और ये भी हो सकता है कि जो नया बंदा आया है ना, वो डज नॉट इंडल्ज बोल सकते हैं, एडजस्ट बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हो, एडजस्ट विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। वो बोलेगा भैया देखो मेरा तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पर ज्यादा ज्यादा रूल है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, तो ये वाला काम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गए, फायदे नुकसान हो गए। अब बात करते करते कैसे, मतलब व्हाट आर द मेथड फॉर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ। हाँ भैया अपन, अरे अभी तो बहुत जगह है इसमें, कहाँ जगह है, बहुत जगह है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड यार, वी आर टू गुड। हाँ, आ जाओ, थोड़ा सा कर लें इसको, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, इतना तो अपन लिख लेंगे ना। हाँ, ओके, कलर चेंज करते हैं, कलर कौन सा लें, व्हाइट लेते हैं, व्हाइट नहीं आया बहुत देर से, आ जाए मेरे भाई। हाँ, टाइप्स या मेथड कैसे लेकर आते हैं लोगों, हाँ जी, एक एक करके बोलेंगे मेथड। चलिए, पहला मेथड कैसे लेके आते हैं भाई, छोटी मोटी जॉब है तो कैसे लाओगे, डायरेक्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बस लगाओ पर्चा, हमें आदमी की जरूरत है 10-15 हजार बेसिक नौकरी वाला। ठीक है, और क्या है, कैजुअल कॉलर्स होते हैं सर। कैजुअल कॉलर कौन होते हैं भाई, बताइए जरा, बोल तो दिया तूने। कैजुअल कॉलर वो लोग जो पिछली बारी जो है ना रिजेक्ट हो गए थे, पर आखिरी राउंड तक पहुंच गए थे, वो वाले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जहां पे तुम अपना रिज्यूमे जो है, CV जो है, ठीक है, मतलब तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्टा क्या किया है क्या नहीं किया है वो डाल सकते हो, तो वो लोग कंपनी से कनेक्ट करते हैं और तुम दोनों को मिला देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट भी एक तरीका है, कैंपस रिक्रूटमेंट भाई, वहीं से कॉलेज से उठा के ले जाते हैं, चलो ये ठीक है, अच्छा एम्प्लॉय, सस्ते मजदूर ले जाएंगे अपन। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन हो जाती है कि भाई ठीक है, तेरा दोस्त का, भाई का, चाचा का, मौसी का बेटा है तो मुझसे करवा लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन हो गया, आजकल सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी आपका काउंट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जिसको अपन वेब पब्लिशिंग बोल सकते हैं, वेब पब्लिशिंग। हाँ, और भी होते हैं पर अभी नहीं कर रहे, एक ही चीज के 10 तरीके हो गए ना, बहुत है, और क्या करोगे। ठीक है, मीडिया एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा अगला होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिक्रूटमेंट तो हो गया ना, अब रिक्रूटमेंट के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब देखते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। देखो बहुत सारे लोग बुला लिए, अब उनमें से सिलेक्ट करना है 1 2 3 4 को, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे उस तो बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कैसे सिलेक्ट करें, कहाँ लेकर आए सिलेक्शन, ये रहा सिलेक्शन, यही ले लेते हैं सब, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए, तो यहीं से उठा के लाते हैं हम सिलेक्शन को। आजा भैया, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस, ये लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे आ गए ना, तो उनमें से सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर भी सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो फोकस ऑन द सीक्वेंस। चलो बताओ, शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप करते हैं सब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या बोला, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में देखकर, सिर्फ देखा अपन ने कि अरे हट जा भैया, तेरा फॉर्म ठीक नहीं लग रहा, तू आदमी ठीक नहीं लग रहा, ऐसा अपन ने देखा, आई है यार इसमें तो प्रिलिमिनरी, हाँ, स्क्रीनिंग मतलब सिर्फ देखा, अरे वाह ठीक है, नहीं समझ में नहीं आ रहा, हटा दिया, इसे बोलते हैं फॉर्म ढंग से भरा करो। स्क्रीनिंग देख के हटा दिए थोड़े लोग, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनका टेस्ट वगैरह ले लो। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, टेस्ट वगैरह ये सब आप ले लीजिए, टेस्ट में पास हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यहाँ प्रॉपर इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू हो गया भैया, अब इंटरव्यू होने के बाद जो सिलेक्ट हुए उनकी बैकग्राउंड वगैरह चेकिंग कर लीजिए, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग कर लिया आपने। अब बोलो आगे क्या करना है सर, बैकग्राउंड चेकिंग करने के बाद जो बच गए हैं उनका सिलेक्शन डिसीजन देख लो अब क्या करना है, जितने आपको चाहिए उनमें से रख लो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, DE, अरे भाई करात नहीं करना, हाँ जी, सॉरी, सिलेक्शन डिसीजन के बाद अगर आपकी वैसी जॉब है तो मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो, मेडिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए।
अब मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, यानी कि सब कुछ सही फिट है, तो फिर उसको जॉब ऑफर दे दो, जॉब का ऑफर दे दो, भाई हम तुम्हें इतनी जॉब दे सकते हैं इतनी तनख्वाह पे। राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, तो उसके साथ साइन कर लो क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारा काम हो गया, वेल एंड गुड है, बंदा तुम्हारे यहाँ आ गया और मजे आ गए। ठीक है, अब ये सब होने के बाद जो अगला अपना काम है वो है ट्रेनिंग कराइए, डेवलपमेंट कराइए इसका। ठीक है, आ जाओ भैया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अरे इसको क्या गोला लगा दिया मैंने, ये गोला हो। हाँ, अगर इंपॉर्टेंट तो यही है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है, ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये जो स्पेसिफिक जॉब है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कौन कौन से स्किल तुझे सीखने चाहिए। ठीक है, और डेवलपमेंट बेसिकली अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर तो सीख ही रहा है तो तेरा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना तो उसके फायदे होते हैं बहुत सारे। किनको? ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि मैंने अगर अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कराई है तो मुझे बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग होती है भैया, ठीक है, जन बेसिकली इतनी होती है। क्या फायदे मिलेंगे अगर मेरे एम्प्लॉइज ट्रेंड है तो उनका लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, सीख जाएंगे ना तो बढ़िया है, अगली बार बढ़िया काम करेंगे। तो उनका लर्निंग टाइम कम होता जाएगा, ट्रेंड है, ट्रेंड है तो उनका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये क्या लिखा मैंने, एटेटिव, क्या हो गया एक सेकेंड, एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, है नहीं ना अपने अंदर एटीट्यूड, इसलिए लिखा नहीं जाता। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्म हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल उन लोगों का बूस्ट हो जाएगा, तो इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस भी कर सकते हो। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे भैया वो लोग। अब जब परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बन जाएगी, चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अडेप्ट चेंजेस और इंक्रीजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज। तो ऑर्गेनाइजेशन के दोनों काम बढ़िया ही हैं और मतलब उसको बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि उसके एम्प्लॉइज पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को फायदा है, जो व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब अगर मेरी ट्रेनिंग हो रही है तो मेरे को फायदा होगा। क्या फायदा होगा सर? अरे बहुत सारे फायदे होंगे सर, ये इन सब में से ना तुम फायदे लिख सकते हो कि भाई ठीक है मेरे को भी फ्यूचर में ग्रोथ हो जाएगी और मेरे लिए भी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे, बेटर सैलरी हो जाएगी और प्रमोशन का अच्छा फायदा मिल जाएगा। ये सारी चीजें तुम ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, उसको मैं नहीं लिखा रहा, इसी को थोड़ा सा घूम के तुमको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर मेथड कैसे की जाती है, ये जो ट्रेनिंग है ना ये कैसे करते हैं अपन। तो 2 प्रकार की ट्रेनिंग हो जाती है भैया तुम्हारी, एक होती है तुम्हारी ऑन दी जॉब और एक होती है तुम्हारी ऑफ दी जॉब। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। हाँ भाई, ऑन दी जॉब का बताना जरा। ऑन दी जॉब का मतलब क्या होता है कि छुट्टी दी जा रही है आपको, है ना, काम से छुट्टी दी जा रही है कि भैया अब आप काम नहीं कर रहे हो, आप घर जाओ और अलग से तुमको ट्रेनिंग स्कूल बुलाया जाएगा, वहां पे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। इसका एक ही तरीका आपके कोर्स के अंदर है ऑफ दी जॉब का। कौन सा है? इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल, वेस्टिब्यूल स्कूल। ठीक है, यानी कि डमी मॉडल लगा देते हैं और डमी मॉडल पे आपको ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, सीधे तो उड़ा नहीं सकते ना, तो क्या बोलते हैं, ठीक है भाई एक सिमुलेटर बना दिया उसका, अब उसको उड़ाओ और देखते हैं कि तुम सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, दूसरा होता है ऑन दी जॉब, यानी काम करते करते आप सीख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है और फिर सीखते हुए आपको जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे कॉमन तरीका है वो होता है अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग। अपेरेंटिसशिप का मतलब समझाओ, एग्जाम्पल दो चलो एक। क्या? खाती, हाँ बिल्कुल, तो खाती जो होता है वो आपका अपेरेंटिसशिप का एक प्रॉपर एग्जाम्पल होता है। हाँ भाई, एपीपी अपेरेंट, क्या होती है? अपेरेंटिसशिप। ठीक है, APPRENTIC अपेरेंटिसशिप, बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग, हाँ भाई, हाँ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी बहुत तो चला लेना यार, बाकी मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब वही है कि एक मास्टर वर्कर होता है वो आके सिखाता है। ठीक है, जैसे खाती आता है तो एक छोटू लेके आता है, तो वो छोटू अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, वो देखता है कि मास्टर कैसे काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मास्टर बोलता है अच्छा ये कर दे तू, तो वो करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो मास्टर बन जाता है। दूसरा तरीका होता है इंटर्नशिप, ये तो सबको पता ही है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जहां पर बेसिकली कॉलेज से उठा लिए जाते हैं, भैया तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और
वहीं से सारा काम हो जाता है कि 2-4 महीने प्रैक्टिकल की जगह तुम लोग फैक्ट्री में काम करे हो। ठीक है, एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन सिंपल तरीका है, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक तरीके से ऐसा तरीका जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहे हो कि ये शर्मा जी हैं, ये देखते हैं, ये वर्मा जी हैं, ये वो देखते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है लोगों से मिलाना और उनसे काम कराना। ठीक है जी, तो बालकों ये आपका जो पूरा चैप्टर है यहाँ पर हो गया है समाप्त। एक बार देखें इसका माइंड मैप कैसा बना है। ठीक है, लेट्स लुक। अरे छोटा ही है तो, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, तो आज अपना जो माइंड मैप बनाया ना वो थोड़ा मोर ऑन स्लैंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड देन वी गोना प्रोसीड। ओके, सो दिस इज द फाइनल स्क्रीनशॉट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस यो। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा स्टाफिंग प्रोसेस हो गया है। जाने से पहले दो बातें बालकों। पहली, अगर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर ले लो 7690041256। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, मतलब कॉल भी तुम कर सकते हो, पर बहुत सारे आते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको साइलेंट कर देता हूँ। बट हाँ, व्हाट्सएप पे तो अपन बात कर ही लेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे अपन बात कर सकते हैं बहुत आराम से। इस नंबर को सेव जरूर कर लेना, सीयूटी में भी काम आएगा। ठीक है, मैं भी सेव कर लूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम परेशानी होगी तो अपन देख लेंगे। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने अब तक हमारी हेल्प बुक नहीं ली है, आई रिकमेंड अगर स्टॉक में है तो जाके ले लेना, क्योंकि बड़े काम की चीज है और अब तुम्हारे पास समय कम है तो बड़ी बड़ी किताबों से तुम नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए